सलाम, पहाड़ों के सफर के साथ मैं हूं नसीर अब्बासी और लेके आपको आया हूं आज मैं खैबर पख्तूनख्वा के खूबसूरत इलाकों में। और ये डिवीजन जो है हज़ारा है और कल का यगिस्तान और आज का डिस्ट्रिक्ट बडग्राम यहाँ पर मौजूद है। हिस्ट्री को फोकस करेंगे और हम आपको बताएंगे कि इसको यगिस्तान क्यों कहा जाता था, क्योंकि यहाँ पर भी एक स्टेट थी, यगिस्तान स्टेट। हिस्ट्री के ऊपर नजर डालेंगे। इसके अलावा क्योंकि सबसे ज्यादा हज़ारा डिवीजन में हिंदू कम्युनिटी पाकिस्तान बनने से पहले बरी सगीर पाको हिंद में यहाँ पर ही आबाद रही है, तो इस पर भी रोशनी डालेंगे कि हिंदू कम्युनिटी यहाँ आज भी मौजूद है। क्या उनको रस्मी जो मजहबी रसूमात हैं वो अदा करने की इजाज़त है। इसके अलावा फोकस करेंगे यहाँ के ट्रेडिशनल खानों की और ख़ास करके लेके जाएंगे हम उस पैलेस में जहाँ से इस पूरे इलाके को कंट्रोल किया जाता था। और इसके अलावा नज़र डालेंगे कि जो पुराने वक्तों में यहाँ पर लड़ाइयाँ होती थी वो कौन से हथियारों से लड़ी जाती थी। बहुत इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम है। हिस्ट्रीज और डेवलपमेंट को फोकस करेंगे। कल का यगिस्तान और आज का डिस्ट्रिक्ट बडग्राम, आप हमारे साथ रहें। चलते हैं जरा डिस्ट्रिक्ट बडग्राम की हिस्ट्री के ऊपर नजर डालते हैं। खैबर पख्तूनख्वा का इलाका बडग्राम अपने अंदर एक मुनफरिद अंदाज की कुदरती खूबसूरती समोए हुए है। इसे 1 जुलाई 1993 में जिला का दर्जा दिया गया। इससे कबल ये हज़ारा डिवीजन के जिला मानसेरा की एक तहसील था। बडग्राम के शिमाल में कोहिस्तान के खूबसूरत कोहिसार, मशरक में जिला मानसेरा, जनूब में जिला तुरगर और मगरब में जिला शांगला वाक़या है। बडग्राम का कुल रकबा 1301 मुरब्बा किलोमीटर है, जिसमें तहसील बडग्राम का रकबा 497 मुरब्बा किलोमीटर जबकि तहसील अलाई का रकबा 804 मुरब्बा किलोमीटर है। बडग्राम संस्कृत ज़बान का लफ्ज़ है। बडग्राम क्योंकि एक ज़माने में आज़ाद रियासती इलाका था, इसलिए खैबर पख्तूनख्वा के दीगर कबायली इलाकों की निस्बत यहाँ का जिरगा पूरे सूबे में शोहरत रखता है। यहाँ के मुकामी लोग आज भी अपने फैसले जिरगे में हल करवाने के लिए जाते हैं और अदालतों का रुख नहीं करते। इन जिरगों में फैसले के वक्त फ्रीकियन की तरफ से 4 नुमाइंदों के अलावा हमायदीन इलाके के साथ ज़िलही इंतजामिया के अफराद भी शामिल होते हैं। इसी तरह इन जिरगों में किए जाने वाले फैसले एक तरह से कानूनी हैसियत के हामिल होते हैं। बडग्राम की रियासत 1969 में जम होकर सूबा खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा बनी, जिसमें फील्ड मार्शल जनरल अयूब खान का कलीदी किरदार था। रियासती दौर में बडग्राम की मरूफ तरीन शख्सियत नवाब अयूब खान, जिन्हें नवाब ऑफ अलाई के नाम से भी याद किया जाता है, इस खूबसूरत इलाके को दुनिया भर में मुतारफ करवाने में अहम किरदार है। जी, इस वक्त हम गांव जसोल में हैं। डिस्ट्रिक्ट बडग्राम है, हज़ारा डिवीजन का ये इलाका है। और जिस जगह पे मैं मौजूद हूँ, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि यगिस्तान की स्टेट भी इसको कहा जाता रहा है। एक नवाब थे जो यहाँ से ही बैठ के पूरा स्टेट के मामला चलाते थे। आज जिस जगह पर हम मौजूद हैं, यहाँ पर एक जिरगा है और एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल उमर अहमद खान साहब यहाँ जिरगे से कुछ खिताब कर रहे थे और यहाँ पर हमारी भी आमद हुई है, तो हमने कहा चलें जी इससे फ़ायदा उठाते हैं और ज़रा देखते हैं, क्योंकि ये सेटल इलाका है लेकिन कुछ रवायत होती हैं जो बड़ी अच्छी ही रवायत होती हैं। पख्तून डिस्ट्रिक्ट में, जो पख्तून इलाकों में जहाँ पर भी हम गए हैं, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा का साउथ के इलाके हों या नॉर्थ में हों, ये जो जिरगा सिस्टम है ये बहुत स्ट्रॉन्ग है और बहुत बड़े बड़े जो मसले होते हैं इनके आपस के, वो इसी में ही बैठ के हल करते हैं। जैसे कि खैबर पख्तूनख्वा के मर्ज डिस्ट्रिक्ट के जो हैं वहाँ पर अब ADR का सिस्टम भी आ चुका है, उसके तहत भी जिरगे मुनक्किद किए जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर रवायती जिरगे हैं, तो ADC साहब हमारे साथ हैं, उनसे हम पूछते हैं कि किन किन किस्म के मसले इन जिरगों में बैठ के हल होते हैं और क्या वो एक्सेप्ट होते हैं ज़िली इंतज़ामिया में भी और अदालत सिस्टम भी यहाँ पर मौजूद है, तो उसका फिर क्या रोल रह जाता है। यहाँ एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल उमर अहमद खान साहब हमारे साथ हैं। जैसे कि मैंने आप बताया भी अपने इंट्रो में भी कि रवायती तौर के ऊपर जिरगे भी मुनक्किद किए जाते हैं। एक तो मैंने फाटा के जिरगे देखे हैं, ये तो सेटल इलाका है और अब सेटल डिस्ट्रिक्ट है और माशाल्लाह अच्छा खासा डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट है। मानसेरा, एबटाबाद और साथ आपके कोहिस्तान और तुरगुर के दरमियान में खूबसूरत सी वादी है।
तो बताइएगा थोड़ा जरगे के बारे में। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। जरगा जो है वो कबायली अजला में तो अभी तक चल रहा है, लेकिन ये जो हमारे जहाँ पे बंदोबस्त हो चुका है, सेटल्ड इलाके हैं, ख़ास तौर पे जहाँ पे पश्तून आबादी यूसुफजई ट्राइब्स हैं या इसके मुल्का जो स्वाति ट्राइब्स पश्तों की है, ये वहाँ पर अभी भी इंटैक्ट है और चलता है और इसकी काफ़ी अफादियत भी है। सेटलमेंट बटग्राम ज़िला में तो हो चुकी है, लेकिन यहाँ पे भी ज़मीनों के कुछ शामिलात हैं ऐसी जिनके ऊपर अभी भी क्लेम्स मुख्तलिफ ट्राइब्स के या मुख्तलिफ कौमों के बाकी हैं। उनके अंदर माइंस के प्रॉब्लम्स होते हैं, ये जो फॉरेस्ट के मसले हैं, एक ट्राइब एक अपना क्लेम रखती है, दूसरी ट्राइब अपना क्लेम रखती है, तो वो मामलात अभी भी हम अपने जो मशरान हैं, मोतबरीनी हैं, मलक्स हैं या जो हमारे इवन पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो उनके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनके ज़रिए जो पुराने लोग हैं जिनको इलाके के महल वकूफ़ का पता हो, जो यहीं पे पले बड़े हों और जिनको इलाके के बारे में तफसीलात हो, उनको बीच में डाल के उन मसलों को हल कर देते हैं। लीगल इसकी क्या हैसियत क्या होती है? इसकी लीगल हैसियत ये है कि ये कंसेंशुअल किस्म का प्रोसीजर है, मतलब दोनों फरीकैन जब अपनी बाहमी रज़ा से आते हैं और एक जरगा कॉन्स्टिट्यूट होता है तो वो फैक्ट्स के ऊपर जो फैसला होता है उसको मान लिया जाता है। कभी ना कभी ऐसा होता है कि एक पार्टी बीच में उसको मानने से इनकार कर देती है या उसकी कुछ ऐसी मोडालिटीज़ होती है, कुछ मोडालिटीज़ के ऊपर। और जैसे आप इसमें लेटेस्ट फॉर्म में हमें नज़र आती है मुसालती कमेटियाँ भी। जी बिल्कुल, वो इसी जरगे की एक आप ग्रेडेशन ही हमें नज़र आ रही है, वैसा ही है ना? जी, मुसालियत भी एक तरह का एक जरगा ही है जिसके अंदर कोर्ट जाने से पहले के मामलात को हल किया जाता है। और फिर बताइएगा हमें, यहाँ पर फिर क्राइम रेशो तो बहुत ही कम होगा? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारे डिस्ट्रिक्ट का जो क्राइम रेशो है वो बड़ा काफ़ी नॉर्मल है, बल्कि ना होने के बराबर ही है। सबसे पहले अपना नाम बताइएगा हमें। मेरा नाम सदरुज़्ज़मान है। जी सदरुज़्ज़मान साहब, हमें बताइएगा जहाँ पर हम मौजूद हैं इसको कहा जाता था कल का यगिस्तान और आज का बटाग्राम जी। तो ज़रा चलते हैं यगिस्तान की तरफ। कुछ पुरानी हमें हिस्ट्री बताएं कि कैसे कंट्रोल किया जाता था, वो स्टेट कैसी थी, उसमें इंसाफ का सिस्टम क्या था और कौन उसको चला रहा था? ये स्टेट था जी अयूब खान अलाई का। अच्छा, ये उसका किला था अलाका गैर का। 1969 में हम पाकिस्तान में जम हो गए। अच्छा, तो पहले के थोड़े कोई स्टोरियाँ सुनाए ना किसी। तो पहले हमारे लड़ाइयाँ होते थे नवाब हिल के साथ। अच्छा, जनाब रुस्तम खान हिल। अच्छा, और ताकोट के बिरादर खान से लड़ाइयाँ होते थे। बडग्राम के गाजी मुजफ्फर खान और गाजी नासर खान से। अच्छा, ये सब इकट्ठे हुए थे, ये लड़ाई होते रहे थे। अच्छा, यानी आपस में ही लड़ते थे? आपस में लड़ते थे। और स्टेट कितने रकबे के ऊपर थी? कितना रकबा था स्टेट का उस वक्त? स्टेट का ये बडग्राम का जिला अलाई और बडग्राम सब एक स्टेट था जी। अच्छा, एक इससे उशर जमा करते थे। लोगों का सोर्स ऑफ इनकम उस वक्त क्या होता था? खेतियाँ बाड़ियाँ करते थे लोग। अच्छा, उससे उशर अनाज ले रहे थे। अच्छा, तो उन वक्त में 10,000 उनका नौकर थे रफल वाला। अच्छा, तो ये उशर के जो अनाज वगैरह जमा होते थे तो ये उनके लिए तनख्वाहें देते थे इससे। अच्छा, ठीक हो, आर्मी उनकी आपकी एक फोर्स थी ये। ठीक है। बाद में अंग्रेजों के पता तो अंग्रेजों ने कहा कि इनको खत्म कर दें, तो ये सब खानों को इकट्ठा कर दिया। अच्छा, और हमें 100 रुपए पर कारतूस नहीं देते थे, उनको 1 पैसे पर कारतूस लगा दिया। अच्छा, तो ये सब फिर हम उसमें मार खाए और उस वक्त फिर 69 में हुकूमत भी आ गया। यानी अंग्रेजों ने आपका सिस्टम खत्म करने की उस वक्त की, बहुत कोशिश किया था जी। खत्म कर पाए थे कि नहीं कर पाए? नहीं। अच्छा। एक दफा आए थे तो अलाई पर उन्होंने हमले किया, इस इलाकों में जहाजों ने बमबारी किया था। अच्छा, ये बच्चे जब ऊपर जाते थे तो अपने हाथों में बहुत ये गोलियां इकट्ठा करके लाते थे। अच्छा, फिर अंग्रेजों ने एक दफा अलाई पर हमला कर दिया, उनसे वो तोप भी उधर रह चुके और भाग गए। तो उस वक्त के जो आपका हुक्मरान होता था वो किस किस्म का इंसाफ होता था उसका? और जो ओशर भी इकट्ठा करता था, स्टेट के अखराजात मसलन ओशर से चलते थे। और रिया की किस तरीके से वो मदद करता था? 2 काजी बैठे थे जी। अच्छा, कोई कत्ल कर देते थे तो उनका वो डेथ में अगर उनका फैसला हो जाते थे तो ठीक, अगर नहीं होते थे तो उसको कत्ल कर देते थे। उनका जो वारिस था
ठीक है। उसको कह देता है कि ये रफल ले लो, इसको मारो। अच्छा। और जो चोरी करते थे, यानी ऑन द स्पॉट उसी बात ही फैसला होता था। तो चोरी में उसके इसके साथ उनके हाथ काटते थे अवाम के सामने। सामने 1818 का बना हुआ है ये 1818 का बना हुआ। ये जो आला आपको नजर आ रहा है मेरे हाथ में, इसको बोलते क्या है आप? टोका। ये टोका है, बात काटते थे इसके साथ। जी, ये जो औजार आपको नजर आ रहा है ये 1818 का है, और उस वक्त का जो हुक्मरान था जो चोरी करता था उसके हाथ काटे जाते थे। यानी इस टोके से, जिसको हिंदकों में या पटवारी में टोका बोलेंगे, इससे उस मुजरम के हाथ काटे जाते थे यगिस्तान के दौर में जो चोरी करता था। ऐसा ही है? जी जी बिल्कुल। और जो जिना वगैरह था उनको संसार करते थे। अच्छा, संसार किया जाता था? पत्थरों के साथ उसको संसार किया जाते थे। अच्छा जी। तो उस इंसाफ से लोग मुतफिक थे? बिल्कुल मुतफिक थे। फिर चोरियां वगैरह तो नहीं होती होंगी? नहीं, कुछ भी नहीं था उस वक्त। बहुत पुरअमन थे ये। जो कत्ल करता था उसकी क्या सजा होती थी? उसका अगर कोई बड़ा होते थे तो उनको कह देते कि ये बदला ले लो। उनको पकड़कर और बांध कर उन्होंने उस पर फायर करते थे। अच्छा, फायर कर देते थे उसको? अगर कोई छोटा होता था। माफी का भी होता था? कोई माफी या कोई तो लोगों का काम था जिसका कत्ल हुआ था। ठीक है। अगर उन्होंने माफ कर देता तो माफ हो जाता। अच्छा, फिर जब पाकिस्तान बना तो ये जम हुए इलाके वो कैसे हुए? कौन आपके पास आया था, या खुद नवाब ने कहा था जी कि हम पाकिस्तान में शामिल होना चाहते हैं? ये फील्ड मार्शल ने उनको बुलाया। अच्छा। क्या भी हमारा आदमी जनरल यखया हमारा आदमी है। अच्छा। तो आप और साथ वाला दोनों ऐसे करके कि ये अपना ये हुकूमत ले जाओ। अच्छा। बाद में अगर कोई आ जाए तो फिर आपका जो चीज है वो सब जब्त हो जाएगा। तो उन्होंने इस तरह किया कि उनके साथ इलाक़ कर दिया। उन्होंने कहा आपका जो रफल है, उनके पास तोप भी है, वो सब कुछ आपको हम लिख कर देते हैं कि वो आपको हुकूमत नहीं जमा करेंगे। तो वो सब कुछ अभी तक हमारे पास आपके पास है उसी वक्त का। अच्छा जी, जबरदस्त जी, थैंक यू वेरी मच। बादलों पर हम चले एक नई डगर, बादलों पर हम चले एक नई डगर, आओ मिलके करें पहाड़ों का सफर, आओ मिलके करें पहाड़ों का सफर, बादलों पर हम चले एक नई डगर, बादलों पर हम चले एक नई डगर, आओ मिलके करें पहाड़ों का सफर, आओ मिलके करें पहाड़ों का सफर। बडग्राम में रियासती दौर में कबायली जंगों का आम रवाज था। यही वजह है कि तब से लेके अब तक यहाँ के मकामी लोग असला रखने के शौकीन हैं। बडग्राम के मुख्तलिफ इलाकों में आबाद मकामी लोगों के पास आज भी रियासती दौर में इस्तेमाल होने वाला खूबसूरत और तारीखी अहमियत का असला मौजूद है, जो वाकई काबिल दीद है। यगिस्तान इसलिए कहा जाता है कि ये एक स्टेट थे। नवाब आप अयूब खान अलाई तकरीबन 100 साल इनके ख़ानदान की इस स्टेट के ऊपर हुक्मरानी रही है, और नवाब रहे हैं यहाँ पर। यानी ये स्वात स्टेट का हिस्सा नहीं रहा। ये इलाका जो था, जिसको बोला जाता था यगिस्तान, ये स्वात स्टेट का हिस्सा नहीं रहा। ये इंडिपेंडेंट नवाबी सिस्टम में रहा है, और नवाब आप अयूब खान अलाई जिनको कहा जाता है वो हुक्मरान रहे, और उनकी फैमिली हुक्मरान रही है। और उस वक्त का ये किला आपको नज़र आ रहा है जहाँ से पूरे इलाके को ये कंट्रोल करते थे। और उस दौर में जो असला इस्तेमाल हुआ है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। उनके जी नाम बताइएगा। आपके मामू थे? सदर ज़मान साहब, अयूब साहब आपके मामू थे। अच्छा, स्टेट के दौर में कौन सा असला इस्तेमाल होता था और कैसे आप लोग लड़ाइयाँ करते थे, और किन किन के साथ लड़ाइयाँ होती थी आपकी? पहले जी दारूकोट थे। अच्छा। उसके बाद सतह में वो 303 आ गया। अच्छा, 303 कौन सी है इधर? 303 ये 303 जी। अच्छा,
ये आ गया। इसके ठीक। बाद ये भी था, ये 12 बोर थे उस वक्त के। अच्छा, ये 12 बोर उस जी, वक्त के। जी। अच्छा। ये भी 3 है, लेकिन इसको पैराशूट कहता है। अच्छा, इसको पैराशूट कहते हैं। जी। अच्छा, ये भी उसी बात यूज हुआ है। और ये 7 mm है। अच्छा, 7 mm। जी। यानी ये आपके यगिस्तान में असला यूज होता रहा है। यही था। और वो लड़ाइयाँ किनके साथ होती थी आपकी? लड़ाई नवाब रुस्तम खान हिल अच्छा। और ताकोट बिरादर खान के साथ, अच्छा। और बडग्राम के मुजफ्फर खान के साथ। अच्छा, जो मुख्तलिफ इलाकों के नवाब होते थे उनके साथ लड़ाइयाँ होती थी आप? खान थे जी, नवाब नहीं थे। नवाब सिर्फ ये थे? नवाब ये थे, वो और खान ये थे। चढ़ाई करते थे खानों के ऊपर, खानों के ऊपर कि हमारी स्टेट में शामिल हुआ, हमारी नवाबी में आए। जी जी, इसलिए लड़ाई होती थी आपकी? इसलिए होती थी। अच्छा, और असला कहाँ से लाते थे उस वक्त ये? दर आदम खेल से ही। अच्छा, यानी दर आदम खेल में आज से 100-200 साल पहले भी असला ही बनता था? असला था और अभी जी। तक बन रहा है? उधर से हमने मिस्री भी लाए थे यहाँ। अच्छा। पर 12 तोहफे बनाए थे। अच्छा। और फिर अंग्रेजों ने चढ़ाई कर दिया। अच्छा। तो वो भाग गए, उनसे भी वो तोप रहे कर। अच्छा। हमारे पास अभी भी पड़े हैं। अभी भी पड़े हुए हैं? जी जी। और अयूब खान साहब ने कोई गिफ्ट दिया था, वो दिखाएं जरा, कौन सा गिफ्ट था? और ये उन्होंने गिफ्ट किसको दिया था? अयूब खान अलाई को जी। अयूब खान उस वक्त के जो नवाब थे, जब नवाब थे। स्टेट निजाम हुई जी तो उस वक्त वो ऐवान सदर में गए। जी। तो ऐवान सदर में उस वक्त के सदर पाकिस्तान अयूब खान ने जो उनको नवाब थे स्टेट के, अयूब खान अलाई, उनको ये गिफ्ट दे दिया। और इसका नाम है कारबेन। कारबेन। जी। ये कहाँ की मेड इन है? मेड इन जर्मनी। मेड इन जर्मनी। यानी ये जी। इतनी कीमती राइफल उन्होंने उस जी। वक्त गिफ्ट में दी। जरूरत नहीं सिर्फ है। हम हिस्ट्री को फोकस कर रहे थे और हमने आपको बताया कि किस तरीके से रूल होते थे। और उस वक्त के जो नवाब होते थे वो मुख्तलिफ किस्म के, क्योंकि खानगी इलाके भी हैं। एक तो वाली स्वात का सिस्टम था, जैसे स्वात की स्टेट में बोनेर, शांगला, लोअर दीर, अपर दीर के इलाके थे, वो स्टेट का हिस्सा थी। लेकिन उसके अलावा क्योंकि ये जो इलाका है ये हज़ारा डिवीजन में है, और जैसे कि इन्होंने बताया कि यहाँ पर खानगी सिस्टम भी था, तो जी। नवाब की कोशिश होती थी कि उनकी नवाबी में जो खान है वो भी आए और उनकी स्टेट के जो रकबे हैं उसमें इजाफा हो। और उस वक्त ये आपस में इनकी झड़पें होती थी, और उस वक्त के ये दौर का असला था जो इस्तेमाल करते थे। जी, जसोल किला में ही हैं हम इस वक्त। और जब हम बात करते हैं ट्रेडिशनल फूड की, तो यहाँ पर भी हुजरे में हमारे लिए अरेंजमेंट किया गया है। लेकिन क्योंकि ये इलाका सेटल डिस्ट्रिक्ट है और आपको नीचे दस्तरखान बिछा हुआ नहीं नज़र आएगा, थोड़ा सा मॉडरेट, मसलन कुर्सियों के ऊपर और टेबल आगे लगाए गए, अरेंजमेंट किया गया। लेकिन खाने जो हैं देसी हैं वो ये हमें सबसे पहले नज़र आ रहे हैं जी। ये इन्होंने चावल पकाए हैं वाइट, और इसमें मूंग की दाल आई थिंक मिक्स है जी, ऐसा ही है जी। तो ये बताइएगा बुजुर्गों, देसी चिकन है जी सर, ये और बिल्कुल किसमें रोस्ट हुआ है ये? जी सर। वाह जी, क्या बात है। देसी चिकन भी देख लें जी, और देसी गजाएं जो नायाब हो चुकी हैं हमारे खास करके शहरों में। उसके बाद बिल्कुल। सरसों का साग हमें नजर आ रहा है, जी सर। ये भी देसी ही ये है सर। अब देसी है यहाँ सर। पर ही हम बैठे हुए हैं तो देसी होगा। और सबसे हट के और नायाब थ्रू आउट, जैसे कि हम जिस जगह जाते हैं, जिस डिस्ट्रिक्ट में जा रहे हैं, हम बता रहे हैं वहाँ के खाने जो रवायती खाने हैं। लेकिन ये है बेसिकली अचार, और ये अचार बनाया गया है जी, ये क्या शलगम से। शलजम है? शलगम से। शलजम का अचार जी, ये फर्स्ट टाइम हम अपने नाजरीन के लिए ला रहे हैं। इसमें क्या क्या डाला है जी? इसमें सर ये मिर्ची है, अच्छा। और दूसरा ये इसमें वो क्या नाम है, उरे हाँ, जिसको हाँ, कहते हाँ, हैं, हाँ। और सरसों का तेल है। सरसों का तेल। जी सर, ये 3 चीज़ें, 3 आइटम जो है ना, ये इसमें मिक्स होते हैं। और कितने दिनों के बाद तैयार हो ये गए? तकरीबन हफ्ता 1.5 हफ्ता लग जाता है। 1.5 हफ्ते में तैयार जी, हो जी जाता है सर। शलजम का अचार। जी सर। और उसके बाद ये भी अचार है? जी भी अचार है सर। और ये कौन सा अचार है? ये फराशबीन इसको बोलते हैं, हम लोग तो इसको मोटान बोलते हैं ना। अच्छा। लेकिन ये उर्दू वाले इनको वाले इसको बोलते हैं फराशबीन। फ्रेश भी, और ये भी हमारे गांव की है, गांव की सब्जी हाँ, है, और उससे आपने- अचार बनाए हुए। माशाल्लाह जी, जी सर। क्या बात है। इसका टेस्ट वाकई बहुत जबरदस्त है। उसके बाद भी बेशुमार यहाँ पर खाने सजे मकई हुए की हैं। रोटी। हाँ, इसको ये ज्वार बोलते हैं। और आप देखें जी, मकई की रोटी मुख्तलिफ इकसाम में, हर इलाके का अपनी सकाफत होती है जिसमें हम जा रहे हैं। कहीं आपको मकई की रोटी जैसे कि औरंगजेब में हमने दिखाई थी, ऐसे लग रहा था जैसे कि गंदम की रोटी है, और शांगला भी तकरीबन वैसे ही। लेकिन ये मकई की रोटी आई थी तंदूर के ऊपर तैयार हुई है जी सर, बिल्कुल यानी ओरिजिनल में, और इसमें साइज में थोड़ा सा ये छोटी हमें नजर आ रही है। लेकिन ये आप हर इलाके की अपनी सकाफत होती है। जैसे लैंग्वेज का कहते हैं
कि तकरीबन 40 किलोमीटर के बाद चेंज आपको नज़र आएगी। उसी तरीके से खाने की जो हमने मुख्तलिफ अंदाज से जो पकाए जाते हैं देसी खाने, उनका भी पकाने का तरीका तैयार करने का मुख्तलिफ है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें मिठास और प्यार और मोहब्बत है। और ये है खैबर पख्तूनख्वा जिसको मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ और मौजूद हूँ डिस्ट्रिक्ट बटग्राम में, हज़ारा डिवीज़न में। तो शुरू करते हैं खाने। इसके अलावा देसी लस्सी भी यहाँ पर मौजूद है जी सर, जो हर हमारे तकरीबन डिश की, और ख़ास करके घी, देसी घी, जिसको मेरे ख्याल में इसको हम खिचड़ी के ऊपर ही डाल के खाएंगे जी सर। और बेशुमार खानों का अरेंजमेंट इन्होंने किया है। अब यहाँ हम खाना शुरू करते हैं अपनी टीम के साथ, और उसके बाद इन खूबसूरत वादियों में हम आपको लेके जाएंगे। हाँ जी, मकई की रोटी सर, ये तो वेट नहीं बढ़ाती, हम तो खाएंगे। और ख़ास करके इसमें थोड़ा सा हम डालते हैं देसी घी का तड़का। बटग्राम से करीब शमलाई के खूबसूरत मकाम पर यहाँ के मशहूर रूहानी शख्सियत शेखुल इस्लाम बाबा साहब का मज़ार न सिर्फ मकामी ज़ायरीन बल्कि मुल्क के दूर दराज इलाकों से आने वाले सियाहों की तवज्जो का मरकज़ है। इनका पूरा नाम हज़रत बाबा शेख अब्दुल इस्लाम कादरी सरवरदरी कुरैशी असदी हाशमी मुल्तानी अलमारूफ बाबा साहब संगड़ी शरीफ बताया जाता है। कहा जाता है कि बटग्राम में इस्लाम की रोशनी को फैलाने में इनका अहम किरदार है, और आज भी इनकी नस्ल से तल्लुक़ रखने वाले सादात कबीलों की काफ़ी तादाद यहाँ आबाद है, जिन्हें मकामी अफराद इंतहाई इज़्ज़त और एहतराम का दर्जा देते हैं। जब हम बात करते हैं रिलीजियस टूरिज़म की, तो यहाँ पर एक अल्लाह ताला के नेक बंदे का मज़ार है, जिसकी वजह से इस खिते में जहाँ पर हम मौजूद हैं इसके गिर्द नवाह में इस्लाम फैला है। तो जहाँ भी हम जाते हैं हमारी कोशिश होती है कि उन दरगाहों और उन मज़ारात के ऊपर हम हाज़िरी दें जो मुख्तलिफ़ खितों से माइग्रेट करके यहाँ पर उस वक्त यहाँ पहुँचे, और इनकी वजह से जिन जिन जगहों पर इस्लाम फैला। तो अभी जिस मज़ार के ऊपर हम मौजूद हैं इनका हमें तारुफ करवाएंगे। शाह मुख्तार साहब हमारे साथ हैं, उनसे हम पूछते हैं। जी बताइएगा शाह साहब। 250 से 300 साल पुरानी तारीख़ है, और ये बेसिकली अरब से माइग्रेट होकर पाकिस्तान, मुल्तान और यहाँ से फिर मानसरा का इलाका पखल है, तो वहाँ से ये यहाँ तशरीफ़ लाए थे, और इनकी दीन के लिए बड़ी खिदमत हैं। तो जी बताइएगा शाह साहब आप। बहुत शुक्रिया, मैं पूरी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इस बैकवर्ड एरिया के अंदर ये पहले विज़िट किया है, तो मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक इनको वज़ीर अज़ीम अता फरमाए। ये हमारे ख़ानदान के जद अमजद हज़रत बाबा शेख अब्दुल इस्लाम अवलिया रहमतुल्लाह अलैह, ये अरब ममालिक से हिजरत करते हुए अफ़गानिस्तान और अफ़गानिस्तान से फिर सिंध आए। अरब के किस मुल्क से इन्होंने? इराक़ से। अफ़गानिस्तान से होते हुए सिंध आए और सिंध से फिर मुल्तान, मुल्तान से फिर पेशावर आए। तो पेशावर में आकर डबगरी शरीफ नमक मंडी में हज़रत शेखुल अवलिया रहमतुल्लाह अलैह के 10 से बैत हासिल की है, और फिर इन दोनों ने हरीपुर कोकनिया शरीफ में, पुरा शरीफ में 12 साल चिल्ला कशी की है। जब वहाँ से आपने उस फ्यूज़ और करामात और उस पर कामयाबी हासिल की है, उसके बाद हज़रत बाबा शेखुल अवलिया रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत बाबा शेख अब्दुल इस्लाम अवलिया कादरी रहमतुल्लाह अलैह को मानसेरा पखल बडग्राम कोहिस्तान अलाई में दीन की इशाअत और तबलीग के सिलसिले में यहाँ भेजा है। तो उस वक़्त आज से 350 साल पहले यहाँ पे हिंदू और सिखों की हुक्मरानी थी। अच्छा। मुसलमान जो थे वो अक़लियत में थे, और अल्लाह के फजल करम से इनकी करामात और इनके ज़ुहद व तक़वा की वजह से सैकड़ों नहीं हज़ारों की तादाद में जो हिंदू भी मुसलमान हुए। करामात क्या क्या हैं जो ज़्यादा सबसे ज़्यादा मशहूर हैं? इनकी करामात, पहली करामत जो है, उस वक़्त ये नए नए आए थे इस हज़ारा में। अच्छा। और उस वक़्त क्योंकि मुसलमान महकूम थे, यहाँ से 140 जवान यंग लड़कियों को हिंदुओं और सिखों ने अगवा करके श्रीनगर के किले में कैद किया हुआ था। अच्छा। जब इस बाबा जी रहमतुल्लाह अलैह को पता चला कि मेरी मुसलमान बेटियाँ और बहनें वहाँ पे हिंदू की कैद में हैं, तो ये पहले इन्होंने वज़ीर परवाज़ वहाँ गए
और उसके लिए मतलब परवाज कैसे अल्लाह ताला की खास उनके ऊपर रहमत हुई और उन्होंने रहमत अनायत की, अल्लाह किया और बजरी परवाज उसके लिए के अंदर दाखिल हो गए। जब उन लड़कियों को इसने देखा, उनसे पूछा आपकी क्या कैफियत है, तो उनको तो बहुत बुरा हाल गुजर रहा था क्योंकि वो कुफार की कैद में थी और तरह तरह की अजियतें बर्दाश्त कर रही थी। तो फिर इन्होंने उनको एक चादर थी इनके पास, आया कितनी बड़ी चादर होगी, 10 गज की होगी, 20 गज की होगी, वो चादर बिछाई है। वो 140 लड़कियों को हुक्म किया कि आप सारी इस चादर पे बैठ जाएं और आप अपनी आंखें बंद कर लें। चारों तरफ से उस चादर को इकट्ठा किया है और पीठ पीछे डाली है। और उनको कहा है कि जिस वक्त मैं कहूँगा आंखें खोलें तो आपने उस वक्त आंखें खोलना है, पहले आंखें किसी ने नहीं खोलना। अच्छा। तो जब चादर को उठा के पीठ पीछे रखा और अल्लाह किया, बाबा जी परवाज करके निकल आए जी वहाँ से। अच्छा। और जब बाबा जी ने फरमाया कि हर बच्ची अपनी आंखें खोल ले, तो जब उन्होंने आंखें खोली तो हर लड़की अपने दरवाजे के सामने खड़ी हुई थी। माशाल्लाह जी, क्या बात है। अल्लाह ताला की जिसके ऊपर खुसूसी निगाह करम हो जाए तो वो तो अपने पैगंबरों को भी इतनी ताकत देता रहे और अपने नेक बंदों को भी देता है। फिर इन्होंने वो मुकामात पे फाइज हुए, लाहूत, जबरूत, मलकूत, नासूत, ये फक्र के हिसाब से हैं और अल्लाह ही बेहतर जानता है और ये अल्लाह वाले बेहतर जानते हैं कि अल्लाह ने इनको उस मकाम पे भी फाइज किया है। अच्छा। कि वो सिदरतुल मुंतहा से भी ऊपर होता है, सदरतुल मुंतहा से भी ऊपर होते हैं और वहां तक भी इनकी करामात है। जैसे रहमान बाबा ने कहा था ना, यो कदम तर अर्श पूरी रसी माल दिल रफ्तार दरवेशान। हमारा यकीन है, हमारा ईमान है कि अल्लाह पाक ने इनको बहुत जितनी भी औलिया अल्लाह है स्टेप बाय स्टेप इनके अपने दर्जे। दूसरी करामत, जब काफी अरसा इधर गुजर गया बाबा जी का, उस वक्त बाबा जी के पास 1500 से भी ज्यादा भैंसी थी इसके पास। अच्छा। और गर्मियों जून जुलाई के महीने में उन भैंसों के लेके ये चौड़ नामी जगह आपने सुनी होगी, जो चिलास कोहिस्तान और नारायण के दरमियान में वाक़ है। जी जी। तो ये वहाँ पे थे। अच्छा। इनकी भैंसों को इनके जो मुरीदेन वगैरह थे वो चरवाया करते थे और जो मरीज इसके साथ 12 साल लगवाता था तो अल्लाह के हुक्म से वो एक वली बन के रियासत और खिते के लिए उसको भेजता था दीन इस्लाम की इशाअत के लिए। माशाल्लाह। तो उधर इसने एक दिन मुराकबे में बैठा हुआ था तो इसने कहा कि मेरे मुर्शिद की आज कट्टे का गोश्त और बोली, जो भैंस पहली दफा बच्चा देती है, जो दूध निकालते हैं उसे हम बोली बोलते हैं, केस। जी जी। यार उसकी तबीयत हो गई है मेरे मुर्शिद की। तो इसने आपने एक मुरीद को हुक्म किया कि जाओ फलां भैंस को लाओ। अच्छा। जब वो भैंस लाई गई तो बाबा जी ने उसको कहा कि हुक्म अल्लाह के से बच्चा दे, बच्चा जन्म दे। अच्छा। जब उसने बच्चा जन्म दिया, इसने अपने हाथ से उस बच्चे को ज़बह किया है, कटे को। अच्छा। जिसको हम अपनी जुबान में कटा बोलते हैं। जी जी। उसको ज़बह किया। अब बाबा जी के पास एक हांडी है मिट्टी की। अच्छा। अब दूध भी भैंस से निकाल के लाए, अब गोश्त भी है, चीजें दो हैं और बर्तन है के। तो अल्लाह के हुक्म से गोश्त भी उसी हांडी में डाला है, दूध भी उसी हांडी में डाला है और दरमियान से लकीर खींची है कि ये अलग अलग पक जाए, इनका जायका भी एक दूसरे में मिक्स ना हो। मैं कहता हूँ साइंस नहीं, साइंस का दादा भी आ जाए कि एक बर्तन में तो दो चीजों को अलग अलग पका के दिखा दे, मैं मान जाऊँ। और ये आपको आपके आबाओ अजदाद ने बताया कि ये भी करामत थी। अभी हिस्ट्री तहरीरी तौर पे भी लिखी है, आबाओ अजदाद भी हमें बता रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं 8वीं पुशत में हूँ बाबा जी की। और उस एक हांडी के अंदर पका के, इधर हमारे एक ग्रीन किस्म का घास होता है जिसको कुंजी बोलते हैं। जी जी। साग भी उसका हम इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। वो उसको जड़ों से उखाड़ के उसका मदीला बना के हांडिया को सर पे रखा। बार जून जुलाई का महीने सख्त बारिश बरस रही है। अच्छा। और इन्होंने हांडी को सर पे रखा और अल्लाह किया, बाबा जी गायब हो गए। सीधे पिशावर हजरत शाह कबूल औलिया रहमतुल्लाह अलैह के दरबार में पहुंच गए और वो भी वो दरबार था कि जिसमें हजारों के हिसाब से उसके मुरीदीन मुहिब्बीन हर वक्त बैठे हुए थे। अच्छा। जब ये वहां पहुंचे तो उस हांडी को उनके सामने रखा। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि शेख अब्दुस्सलाम औलिया रहमतुल्लाह अलैह बुजुर्गों के क्या चीज़ लाए। तो उन्होंने कहा कि आपकी तबीयत कटे के गोश्त और बोली की तरफ हुई थी, तो मैंने कहा मुर्शिद की खिदमत में दस्ती पहुंचा दूं कि देर ना हो जाए, मुर्शिद नाराज ना हो जाए। हाँ। तो उन्होंने कहा कि आप आए कैसे हैं, बाहर इतनी सख्त बारिश है। हाँ। उसने कहा मैं चादर पर चलते चलते आया हूँ। उसने कहा नहीं, कपड़े आपके खुशक हैं, बाहर इतनी सख्त बारिश है, मुझे माजरा बताओगे तब मैं तनावल फरमाऊंगा। तो आखिर इन्होंने मजबूरन फिर वो माजरा बताया। हाँ। 3 दिन तक वो गोश्त वो बोली तकसीम होती रही है लेकिन वो खत्म नहीं हुई। माशाल्लाह। इसी तरह बढ़ रही थी। अल्लाह ताला का उसमें इतना फैज मिल गया कि उसमें बरकत पैदा हुई। और आज भी वो हांडी
उस पेशावर शाह कबूल औलिया रहमतुल्लाह अलैह के दरबार में मौजूद है। और बहुत जल्द इंशाल्लाह इसको हम फॉलो अप करने उस मज़ार के ऊपर भी जाएंगे और तस्दीक करेंगे कि जो कुछ ये कह रहे हैं सच कह रहे हैं। और उसी वक्त शाह कबूल औलिया रहमतुल्लाह अलैह पहले वो इनके पीर थे, मुर्शिद थे, उसी वक्त से उसने फरमाया है कि आइंदा ता क़यामत में और मेरी औलाद जहाँ के वहाँ से फैज़ हासिल करेंगे, वापस पेशावर पहुँचेंगे, 12 साल का चिल्ला कबूल होगा। और ये सैयद याद की करामात, और तू और तेरी औलाद अल्लाह ताला के नेक बंदे आ सकते हो, लेकिन मेरे मज़ार पे मेरी औलाद के पास नहीं आ सकते। जो आएगा वो सर पे कफन बांध के आएगा। अब हमारे खानदान से कोई फर्द शाह कबूल औलिया के मज़ार पे या उसकी औलाद के पास हम नहीं जा सकते, और वह हर सालों साल इधर आते हैं। ये है जी सांगड़ी शरीफ, और यहाँ पर अल्लाह ताला के नेक बंदे हैं। ज़ाहिर है इस पूरे खित्ते में जो इस्लाम फैला है वो औलिया इकराम की मेहनतों से हुआ है। जब हम रिलीजियस टूरिज्म की बात करते हैं तो जब भी आपका गुजर हो सी पैक से तो मेन रोड के ऊपर आपको डिस्ट्रिक्ट बटाग्राम का एक खूबसूरत सा साइन बोर्ड नजर आएगा। वहां से होते हुए आप एक खूबसूरत रोड से और मेन बाजार से होते हुए सांगड़ी शरीफ आ सकते हैं, और इस मज़ार के ऊपर आप हाजिरी दें, आपको रूहानी सुकून भी मिलेगा। और ज़ाहिर है ये अल्लाह ताला के ख़ास बंदे हैं और अल्लाह ताला की इनके ऊपर एक निगाह रही है, जिसकी वजह से इनको इनकी जैसे इनके बकौल इनकी फैमिलीज़ के जो आगे हैं, इन्होंने बताया जी कि इनमें करामात भी थी सब कुछ, लेकिन मेन बात यह है कि इनकी वजह से यहाँ पर इस्लाम फैला है। तो आप लोग भी यहाँ पर आ सकते हैं। जो रिलीजियस टूरिज्म के शौकीन नजर आते हैं वो सांगड़ी शरीफ बड़ी मशहूर जगह है और वहाँ पर इनका मज़ार है। यहाँ से हमें फ़िलहाल इजाज़त दीजिए। कल इंशाल्लाह हम आप निकलेंगे दोबारा बटग्राम में, और बटग्राम के कुछ बाज़ारों का भी हम आपको विज़िट कराएंगे और ये भी बताएंगे कि ये कितनी पुरसकून कम्युनिटी है यहाँ की। बेहतरीन भाई अपने हैं सब घर वहाँ पे खास हैं, बुलंदी पर है रहते दिल के पास है, बुलंदी पर है रहते दिल के पास है, रौनके पाओगे देखोगे जिधर, रौनके पाओगे देखोगे जिधर, आओ मिलके करें पहाड़ों का सफर। ये बटग्राम बाजार है जी, और पुराना सिल्क रोड है, शाहराह रेशम। पुराना जब सी पैक रोड में नहीं बना था तो इसी रास्ते से आमदोरफ्त होती थी, थ्रू आप मानसेरा, और मानसेरा से होते हुए इस रोड से होते हुए आप शाम को पहुंचते थे। क्योंकि अब सी पैक डेवलप हो चुका है, रोड नीचे निकला है, तो बाईपास रोड से ही जितनी भी आमदोरफ्त है गिलगित बल्तिस्तान की उस साइड से होती है। बटग्राम बाज़ार में हम, और ये पुराना कदीमी बाज़ार है, सदियों पुराना बाज़ार है, और यहाँ पर हिंदू आबादी बहुत ज़्यादा आबाद रही है। ओवरऑल इस पूरे बटग्राम में हिंदू की आबादियाँ रही हैं और अभी भी हिंदू कम्युनिटी यहाँ पर मौजूद है। और मेरे हाथ में ये जो प्लाजे नज़र आ रहे हैं तकरीबन 2.25 केनाल के रकबे पर, ये भी हिंदुओं की ही प्रॉपर्टी है और यहाँ पर वो रह रहे हैं। और इवन के जो रेंट पर उन्होंने शॉप्स दी हुई हैं वो भी मुस्लिम भाइयों को दी हुई है। यानी भाईचारे की एक अच्छी एग्जाम्पल जो है में नज़र आई है, जहाँ पर कभी इंतशार या इस किस्म की जो मजहबी इंतहा पसंदी है वो हमें नज़र नहीं आई। और ये दोनों कम्युनिटियाँ मिल के रहती हैं। जब हिंदू माइनॉरिटी की बात करते हैं और मुसलमानों की बात करते हैं, जैसे कि आप देखते हैं कहा जाता है कि ये जो खित्ते हैं हज़ारा डिवीज़न के या खैबर पख्तूनख्वा के, ये इंतहा पसंदी के ऊपर चलते हैं। लेकिन डिस्कवर पाकिस्तान आपको पॉजिटिव एलिमेंट दिखाता है कि ये इंतहा पसंद लोग नहीं है खैबर पख्तूनख्वा के, चाहे वो फाटा के हों या हज़ारा डिवीज़न के। ये बड़े पुरअमन कम्युनिटीज़ के लोग हैं, बड़े पुरअमन और मोहब्बत करने वाले हैं। और उसकी वाज़ह मिसाल ये है कि 1947 में बेशुमार हिंदू तो यहाँ से माइग्रेट कर गए हैं, लेकिन कुछ उनकी फैमिलीज यहाँ पर रह रही हैं और उन्होंने अपने बिजनेस भी इस्टेब्लिश किए हुए हैं। जी अपना नाम बताइएगा। फैज मोहम्मद। यहाँ पर तो माशाल्लाह इनकी अपनी प्रॉपर्टियाँ हिंदुओं की, तो आपके और इनके आपस में कैसे तल्लुकात रहते हैं? बिल्कुल बेहतरीन भाईचारा है, मिलजुल के रहते हैं, ये एक दूसरे के गम और खुशी में शरीक होते हैं, बिल्कुल भाई जैसे रह रहे हैं। यानी किसी किस्म के आपस में आपकी लड़ाइयाँ झगड़े नहीं होते? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं होते, पुरामन रहते हैं, पुरामन रहते हैं, इन्हें महसूस भी नहीं होता है कि ये हिंदू है या भाइयों जैसे रहते हैं।
भाइयों जैसे। बिल्कुल। और ज़ाहिर है इनकी यहाँ पर प्रॉपर्टी है और जितनी भी शॉप है ज़ाहिर है मुसलमानों ने ही रेंट पर ली होंगी। बिल्कुल बिल्कुल, जो इनकी जाती प्रॉपर्टी है वो मुसलमानों ने रेंट पे ली है, बाकी मुसलमानों की जो प्रॉपर्टी है वो उनको भी रेंट पे दिया है। अच्छा, बिल्कुल हाँ, और मिलजुल के आप लोग रहते हैं, मिलजुल और के कोई रहते लड़ाई झगड़े तसादम नहीं होता? हैं। कुछ भी नहीं होता। और हमन है ठीक है, सारे आपस में मिलकर जुलकर खुशी मनाते हैं, झगड़े मगड़े नहीं होते, फसाद नहीं होते। तो यहाँ डॉक्टर भी मौजूद है, ये मैया हो गया, ऊपर भी हो गया, तो सारे जो है बस खिदमत लोगों को करते हैं। जी, इस वक्त हम डिस्ट्रिक्ट बटग्राम में हैं और जब हम भाईचारे की बात करते हैं तो एक हिंदू कम्युनिटी यहाँ पर सदियों से आबाद है इस डिस्ट्रिक्ट में, और अभी भी ये यहाँ पर मौजूद हैं और जद्दी पुश्ती इनके यहाँ पर बिजनेस भी हैं। और अभी जिस जगह पर मैं क्लिनिक में मौजूद हूँ ये हकीम हैं और इनके वालिद साहब और आई थिंक दादा भी जो हैं वो हिकमत से ही वाबस्ता होंगे। तो ज़रा हिस्ट्री पर भी नज़र डालेंगे और पूछेंगे कि इनके कौन कौन से मशहूर नुस्खे भी हैं। जी, अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम सुंदर मल्होत्रा है। सुंदर मल्होत्रा जी सर। अच्छा, आप बताइएगा अपनी थोड़ा सा हिस्ट्री के, आप लोग कब से आबाद हैं बटाग्राम में? और बटाग्राम का नाम भी आई थिंक किसी हिंदू के नाम पर ही है ना? जी जी बिल्कुल, ये हिंदू के नाम से है जी। और यहाँ तो हम लोग तो सदियों से रह रहे हैं, हमें पता भी नहीं है जी कि हम कब से रह रहे हैं जी। अच्छा। और हाँ जी, इस तरह है जी कि मेरे तो वालिद साहब वो हकीम थे, मेरे दादा थे वो हकीम थे जी। तो हम ये हिकमत का काम भी करते हैं जी। और इस अच्छा। तरह हमारा जो जदी पुश्ती ये काम चल रहा है जी। और थोड़ा बताएं कि मुसलमानों के साथ किस किस्म के आपके तल्लुकात यहाँ पर क्या? कि मुसलमानों के तो ऐसे है जी सर कि हमें तो ये महसूस ही नहीं करते जी कि हम मिनारिटी में हैं जी। कि अच्छा। हमारा कोई गम हो जाता है या हमें कोई हमारी शादी होती है जी, तो ये हम रल मिल के रहते हैं जी। जिस तरह हमारी कोई इस तरह खोद की हो जाती है जी, वो हमारे पास आते हैं जी, दुआ के लिए आते हैं। अच्छा। हम लोग जाते हैं जी। अच्छा। तो हमारा रेन सेन अच्छा, सब सिस्टम एक ही है जी। एक ही। और कितनी आबादी है अभी आपकी? 12-14 घर होंगे सर, और 80-85 अफराद होंगे जी। 80-85 अफराद हैं। जी जी। और खुली इजाज़त है आपको मजहब की भी? आपने जो आपकी मजहबी तकरीबात होती हैं, इबादत होती है, उसमें कोई रुकावट नहीं किसी किस्म की? सर आज तक तो हमें कोई इस तरह तकलीफ नहीं हुई और सर। हालांकि ये इलाके वो हैं जो मिलिटेंसी के भी काफ़ी करीब रहे हैं। यहाँ शांगला तक भी मिलिटेंट आए हैं, तुरगुर के पहाड़ों तक भी आए हैं, लोअर भी तक भी, लेकिन आप लोग महफूज रहे हैं बिल्कुल। हम इंशाल्लाह जी महफूज रहे जी। और इस तरह पहले तो इस तक कोई वाक़यात होता नहीं है सर, अगर कोई हो भी जाए तो, लेकिन गवर्नमेंट हमें फुल प्रूफ सिक्योरिटी देती है जी। फुल प्रूफ सिक्योरिटी देती है। आजकल भी सर आप यकीन करें जी कि हमारा गुरुद्वारा है, उधर पुलिस 24 घंटे बैठी रहती है जी। ठीक हो गया। और जो हमारे मुकामी DPO साहब हैं जी, वो विजिट करते हैं जी। अभी अच्छा। तकरीबन एक हफ्ता पहले भी उन्होंने विजिट किया। अच्छा जी सर। यानी आप अच्छा, आपके बच्चे भी यहाँ पढ़ते हैं? हाँ, और मुझे पता चला कि आप लोग तो यहाँ के डॉक्टर भी और इंजीनियर भी। कितने डॉक्टर हैं हिंदू कम्युनिटी? सर इस तरह जी हमारे तो फैमिली डॉक्टर है जी। अब हमारे फैमिली से भी डॉक्टर हैं जी। अच्छा। 2 DHQ में हैं जी। अच्छा। गवर्नमेंट जॉब पे। डिस्ट्रिक्ट बटग्राम में हिंदू बरादरी के अलावा सिख कम्युनिटी और दीगर अक़लीतें आज भी आबाद हैं। बटग्राम के नवाई इलाके शमलाई में कायम 2 गुरुद्वारों की देखभाल का इंतज़ाम आज भी हिंदू कम्युनिटी के पास है, जहां वो अपनी मज़हबी रसूमात मुकम्मल आज़ादी के साथ अंजाम देते हैं और दीगर मज़ाहिब के मानने वालों के साथ अख़ुवत व भाईचारे के साथ रहते हैं, जो इस बात की वाज़ह दलील है कि बटग्राम पुरअमन इलाका और मोहब्बत और प्यार करने वाले लोगों की सरजमीन है। जी, जब हम बात करते हैं भाईचारे की तो उसकी मिसाल हमें यहाँ बटग्राम में भी मिल रही है। जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ ये एक गुरुद्वारा है और यहाँ हिंदू कम्युनिटी के लोग सदियों से आबाद हैं और इर्द गिर्द जितनी भी आबादी है तकरीबन नीचे की साइड पर ये मुस्लिम आबादी है और साथ ही इनके घर जुड़े हुए हैं और इनका इबादत गाह भी यहाँ पर मौजूद है। और इससे बड़ा पीसफुल कम्युनिटी की मिसाल हम आपको नहीं दे सकते जहाँ तक डिस्कवर पाकिस्तान से हमारी
आवाज़ जा रही है। हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, तारुफ कराइए जी अपना। मेरा नाम डॉक्टर संदीप कुमार है और मैं बडगाम में एज ए चिल्ड्रन स्पेशलिस्ट काम कर रहा हूँ। अच्छा डॉक्टर संदीप कुमार साहब, सबसे पहले हमें आप बताइएगा थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में कि हिंदू कब से आबाद हैं और ये जो बडग्राम है ये बेसिकली किसी हिंदू के नाम पर ही है? जी बिल्कुल, ये हिंदू के नाम से आबाद है और ये योगिस्तान के टाइम से यहाँ पे हमारे आबाओ अजदाद आबाद है। और 1947 में जब पार्टीशन हुई है तो हमारे जितने भी आस पड़ोस है, खान है, जो भी मालादार है, इन्होंने हमारे आबाओ अजदाद को जाने नहीं दिया कि आप लोगों हमारे साथ सदियों से रह रहे हैं, तो आप लोगों को कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है। अच्छा, यानी यहाँ के लोगों ने आपको मजबूर किया उस बात के, जहाँ पर जो जितने भी खान थे या नवाब साहब के अंडर, क्योंकि यगिस्तान की स्टेट थी, उन्होंने आपके आबाओ अजदाद को नहीं जाने दिया? जी जी बिल्कुल, उन्होंने कहा है कि ये जो भी आपके आस पड़ोसी आप लोगों के सिक्योरिटी भी है, भाई भी है। आपकी क्वालिफिकेशन वैसे कहाँ से? मैंने MBBS एबटाबाद इंटरनेशनल मेडिकल कॉलेज से किया है और उसके बाद जो मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन वो लेडी रीडिंग हॉस्पिटल पेशावर से किया। जी जी पेशावर से किया है। पेशावर से किया है। और हाईली क्वालिफाइड आप हिंदू कम्युनिटी के यहाँ, और आपको सोसाइटी में कहीं भी तनकीद का निशाना तो नहीं बनाया गया? आपको एज ए स्टूडेंट या उसके बाद आप सरकारी जॉब पर आए, तो क्या आपके साथ रिलेशन होता है मुसलमान भाइयों का? मैं बिल्कुल, हमें कभी ये फ़र्क महसूस ही नहीं हुआ है कि मैं अपने मुस्लिम भाइयों के साथ रह रहा हूँ, क्योंकि मैं KG से लेकर MBBS तक मुस्लिम्स के साथ मेरे 33 इयर्स गुजरे हैं। अच्छा। तो मेरा अभी भी दोस्त है, मतलब वो स्कूल टाइम से काफ़ी भाइयों की तरह रहे, हम साथ खेले हैं, क्रिकेट खेली है, मतलब हमें बहुत केयर की है। बाकी उनसे हमारे टीचर्स ने हमारी बहुत केयर की है। अच्छा। बल्कि मोहल्लेदार जो है सारों ने हमारा बहुत ख्याल रखा है। अच्छा, ये बताइएगा अभी आप लोग कन्वर्ट हुए हैं, सिखिज्म में कन्वर्ट हुए हैं या क्या? जी मतलब यहाँ पे दोनों कम्युनिटीज रहती है। अच्छा। ये जो आप देख रहे हैं ये हमारा गुरुद्वारा है और सेकंड फ्लोर पे हमारा मंदिर भी है। अच्छा। तो यहाँ पे हिंदूज भी रह रहे हैं और सिख्स भी रह रहे हैं। मतलब आप हिंदू हैं या सिख हैं आप? जी हिंदू है। राजधारी इस जगह का नाम है और माशाल्लाह यहाँ से आबशार भी बह रही है, जिसका साउंड हमें यहाँ तक सुनाई दे रहा है। जब हम हिस्ट्री की बात करते हैं तो बेशुमार वॉरियर्स यहाँ से गुजरे हैं। जब जंग आज़ादी की बात होती है तो शाह इस्माइल शहीद और सैयद अहमद शहीद का भी यहाँ से गुजर हुआ है और इसी रास्ते से होके वो बालाकोट तक पहुँचे हैं। उमर खान साहब वो हमें बताएंगे, क्योंकि ये भी हिस्ट्री से अच्छी खासी दिलचस्पी रखते हैं और थ्रू आउट क्वाटा से होते हुए यहाँ पर आए हैं। तो जी बताइएगा सर। ये इस इलाका जहाँ पे हम खड़े हुए हैं रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में इसको राजधारी कहते हैं। राजधारी। लेकिन ये असली लफ्ज जो है वो राजधानी है, हिंदी का लफ्ज है। अच्छा। सदर मकाम हमारा जो उर्दू में उसको हम ट्रांसलेट कर सकते हैं। ये जो पहाड़ थे यहाँ से वो जिहाद मूवमेंट जो थी अगेंस्ट द सिख एम्पायर, जी जी, यहाँ से शाह इस्माइल शहीद विद हिज मुजाहिदीन और सैयद अहमद शहीद साहब भी साथ होंगे। जी, यहाँ से होते हुए इस मकाम से होते होते बालाकोट के ऊपर आखिरी जो उनकी फाइनल जो लड़ाई जो बैटल हुई थी, जहाँ पे उन्होंने शहादत पाई थी। 52 साल की गालिबन उनकी उम्र थी। बिल्कुल यंग उम्र में वो माइग्रेट करके आए थे दिल्ली से। जी बिल्कुल, दिल्ली। अच्छा, तो इसके अलावा सर और इस इलाके की कोई मुनफरिद हैसियत हमें बताएं? फॉरेस्टों में अच्छा खासा नज़र आ रहा है यहाँ। ये फॉरेस्ट जो है बेसिकली यहाँ पे दो किस्म के, वो 3 टाइप्स के ज़्यादा वो है, जो फ्लोरा और जो उनका फौना है। फ्लोरा जो है इसमें हमारे पास जो चीड़ ज़्यादा है। अच्छा। और दियार भी है, ऊपर की तरफ टॉप्स के ऊपर दियार है और बीच में एक किस्म आती है कायल, उसे कहते हैं, केल भी कहते हैं, कायल भी कहते हैं। यहाँ से भी जो उस वक्त के नवाब थे उनका लश्कर दायरा शामिल हुआ होगा, क्योंकि पीछे अम्बेला के मुकाम पर तो बहुत बड़ा मार्का हुआ था। जी बिल्कुल। बुनेर के मुकाम पर, ज़रा बुनेर से ही फिर होते हुए वो इस साइड से गुजर के जी फिर आगे दाखिल हुए हैं बालाकोट में। न सिर्फ उनका लश्कर बल्कि उनके साथ जितना जंग का साजो सामान, आर्मरी होती है, उसके अंदर घोड़े होते हैं, राशन होता है, इस तरह की सारा यही उन्होंने इस्तेमाल किया। जी आप हमारे साथ रहें। कल का यगिस्तान और आज का डिस्ट्रिक्ट बडग्राम। आज के प्रोग्राम में हमने हिस्ट्री को फोकस किया और उस स्टेट में भी हम आपको लेके गए, यगिस्तान स्टेट में, जिससे इस पूरे इलाके को कंट्रोल किया जाता रहा है और तकरीबन 200 साल उनकी हुक्मरानी रही है। नवाब इस इलाके के थे अयूब खान ऑफ अलाई
और उनकी फैमिली की हुक्मरानी रही है और अभी ये नस्ल दर नस्ल उनकी फैमिली में चलता आ रहा है। उनकी फैमिली से नाज़म MPA और MNA भी बन रहे हैं। 1969 में ये इलाके जम हुए पाकिस्तान में स्टेट, और उसके बाद यहाँ पर डेवलपमेंट भी हुई और इसको ज़िले का दर्जा भी मिला। कल्चर दिखाया, बड़े मेहमान नवाज लोग हैं, ट्रेडिशनल फूड आपके लिए लेके आए, और सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो हमें नज़र आया वो भाईचारा। हमने दिखाया आपको कि यहाँ पर हिंदू कम्युनिटी अभी आबाद है और उनकी अपनी यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ है, प्रॉपर्टीज़ उन्होंने रेंट पर भी लगाई हुई है, और पढ़े लिखे लोग हैं और उन्हीं की फैमिली में बेशुमार कंसल्टेंट हैं, यानी डॉक्टर भी हैं और सरकारी हॉस्पिटल्स में जॉब कर रहे हैं। इसके अलावा नज़र डाली हमने यहाँ पर एक, जब हम रिलीजियस टूरिज़्म की बात करते हैं तो एक बुजुर्ग के मज़ार के ऊपर भी हम लेके गए हैं। जब भी आपका यहाँ पर आना हो, बिल्कुल ये जो डिस्ट्रिक्ट है ये सी पैक के ऊपर वाक़ा है। आप जाते हुए गिलगित बल्तिस्तान की तरफ रास्ते में जो ही आप मानसरे को क्रॉस करते हैं तो डिस्ट्रिक्ट बटग्राम में दाखिल होते हैं, और डिस्ट्रिक्ट बटग्राम की खूबसूरत वादियों से होते हुए आप इस मज़ार के ऊपर भी जा सकते हैं। शेख उल इस्लाम का मज़ार है जिनकी वजह से यहाँ पर इस्लाम फैला है। आपको अगर हमारा प्रोग्राम देखना है पहाड़ों का सफ़र, तो उसके लिए आप हमारे ऑफिशियल फेसबुक पेज का भी विजिट कर सकते हैं और उसको लाइक करें। बेशुमार आपको देखने को मिलेंगे खैबर पख्तूनख्वा की खूबसूरत वादियाँ, उनकी हिस्ट्री, कल्चर्स और टूरिज़्म। इसी के साथ ही नसीर अब्बासी को यहाँ बटग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।